नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस को घेरने का भाजपा का सटीक तरीका कांग्रेस शासित प्रदेश है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या कुछ हो रहा है और जमीनी हकीकत में प्रदेशों में कांग्रेस की कैसी साख है, इस पर भाजपा के कैंपेन से फोकस बना है। यूं प्रदेशों में कांग्रेस बहुत सिमटी हुई है। कर्नाटक, केरल, असम, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश जैसे गिने चुने प्रदेशों में ही कांग्रेस की सरकारें हैं। ये सरकारें कैसा काम कर रही है, इस पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। केंद्र में संसद में लड़ाई का ठीकरा कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर फूटे, इसकी तैयारी में कांग्रेस हाईकमान नहीं था, लेकिन जो हुआ उससे कांग्रेस में प्रदेशों को लेकर चिंता बनी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर हाईकमान को सोचना पड़ रहा है, तो केरल, असम के अगले चुनाव की भी चिंता है। कर्नाटक कांग्रेस का प्रमुखतम प्रदेश है, वहां भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर कई तरह के सवाल है। पुराने कांग्रेस नेताओं में भी उनकी कमान को लेकर बेचैनी है। भाजपा में रणनीति है कि 2019 से पहले जितने प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हो, उसमें कांग्रेस जीत न पाए। कांग्रेस जब लगातार हारती रहेगी तो भाजपा शासित प्रदेशों में भी कांग्रेस उठ नहीं पाएगी। बहरहाल ये बात की बात है। फिलहाल मुद्दा यह है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में कांग्रेस हाईकमान की निगरानी कैसी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस सांसदों के लोकसभा से निलंबन के मसले पर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने उसका समर्थन किया। विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया, लेकिन विपक्ष के कई नेता, खासकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद, इस बात से हैरान हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार के पीछे हटने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी खुद दे रही है कि कांग्रेस डटकर खड़ी हुई तो सरकार डरकर भाग गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ताकत से सरकार पीछे हटी है। इससे सरकार में भी नाराजगी है और विपक्षी पार्टियों में भी। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के दबाव से ज्यादा पार्टी के भीतर का दबाव और राजनीतिक कारण काम आया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन्होंने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया और संसदीय समिति में भी बिल का विरोध किया। सपा, जदयू, एनसीपी, लेफ्ट आदि पार्टियों ने समिति बैठकों में संशोधन प्रस्ताव दिए और उन पर वोटिंग कराने का दबाव बनाया। इससे 30 सदस्यों वाली समिति का बहुमत बिल के खिलाफ हो गया। अगर अकेले कांग्रेस विरोध करती तो समिति में उसके सिर्फ 5 सदस्य थे और वे बिल नहीं रोक सकते थे। विपक्ष के 11 सांसदों ने कांग्रेस का साथ दिया, तब जाकर सरकार संशोधन के लिए राजी हुई। इसलिए तृणमूल और दूसरी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राहुल गांधी को पूरी विपक्षी एकता को श्रेय देना चाहिए। दिल्ली और केंद्र की सरकार के बीच कामकाज से ज्यादा विज्ञापन की होड़ मची है। इस होड़ में फर्क इतना है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कामकाज और फैसलों का प्रचार करने के साथ साथ सरकारी पैसों से केंद्र सरकार पर हमला करने वाले विज्ञापन भी जारी कर रही है, जबकि केंद्र सरकार सिर्फ अपने फैसलों और योजनाओं का प्रचार कर रही है। दोनों में समानता ये है कि दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम का प्रचार है, तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया है कि उसने दिल्ली के बजट का 1.5% से भी कम विज्ञापन का बजट रखा है। अभी तक दिल्ली सरकार 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर चुकी है। इससे पहले पूरे साल का बजट इतना होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 5 महीने में सरकार ने 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मिल रही है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के विज्ञापन पर 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री हर महीने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम करते हैं और सरकार उसकी सूचना अखबारों में देती है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के विज्ञापन पर पिछले साल अक्टूबर से अब तक 94 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अगले महीने उत्तर प्रदेश में अपना अभियान शुरू कर सकते हैं। हालांकि उनके कुछ करीबी सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव के बाद वे उत्तर प्रदेश में सक्रिय होंगे। अगर ऐसा है तो उनका कार्यक्रम 2 महीने टलेगा और वे नवंबर में सक्रिय होंगे, लेकिन उससे पहले उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बदलना है। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री पूरी तरह से विफल रहे हैं। प्रदेश में अब भी उनसे ज्यादा पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी सक्रिय रहती है। बहरहाल बताया जा रहा है कि राहुल की नजर जितिन प्रसाद पर है। वे
उनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के कई नेता उनका विरोध कर रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि सबसे मुखर विरोध प्रमोद तिवारी का है। वे जितेंद्र प्रसाद की राह में रोड़े अटका रहे हैं। हालांकि खुद उनको लेकर कांग्रेस आलाकमान में कोई बहुत अच्छी राय नहीं है। प्रमोद तिवारी को मुलायम सिंह यादव का बहुत करीबी माना जाता है। उनके समर्थन से वे राज्यसभा में पहुंचे हैं। वे और उनकी विधायक बेटी आराधना मिश्रा सपा के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में ज्यादातर बड़े नेता उनको प्रदेश की कमान देने के खिलाफ हैं, लेकिन वे खुद बनने से ज्यादा जितेंद्र प्रसाद को रोकने में रुचि ले रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रमोद तिवारी नहीं चाहते हैं कि कोई युवा ब्राह्मण नेता प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले। उनके जैसे कुछ और नेता भी राहुल को दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनाने के फायदे समझा रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के नरसू नल्ला इलाके में आज सुबह बीएसएफ की गाड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकियों के इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 10 जवान घायल हो गए। जवानों के जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया और दूसरे को जिंदा पकड़ लिया गया। जिंदा पकड़ा गया आतंकी उस्मान खान है, जो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। पकड़े गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल व कई मैगजीन बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि मुंबई के 26/11 हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी आमिर अजमल कसाब भी फैसलाबाद का ही रहने वाला था। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर जिले को अमरनाथ यात्रा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उधमपुर में हुए आतंकी हमले को दुखद बताया। राहुल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए पाकिस्तानी आतंकी के पकड़े जाने को बड़ी कामयाबी करार दिया। लोकसभा से कांग्रेस के 25 सांसदों को स्पीकर द्वारा निलंबित किए जाने के खिलाफ एकजुट विपक्ष के साथ कांग्रेस सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ संसद भवन परिसर में आज लगातार दूसरे दिन भी धरना दिया। विपक्षी पार्टियों ने स्पीकर से उनके फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, जबकि कांग्रेस ने सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को उनके पद से हटाए जाने की अपनी मांग पर कायम रहते हुए कहा कि धरना कल भी जारी रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेसी सांसदों के निलंबन का स्पीकर का फैसला हमें पसंद नहीं आया, लेकिन हम उनके पद का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बाहर रखने का निर्णय किया गया और हम बाहर बैठे हैं और हम धरना जारी रखेंगे। संसद भवन परिसर में कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए धरना में कांग्रेस के अलावा 6 अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस धरने में शामिल हुए। जदयू से शरद यादव, केसी त्यागी, सपा से धर्मेंद्र यादव, राजद के जयप्रकाश नारायण यादव, माकपा के पी करुणाकरण, भाकपा के डी राजा और IUML के E अहमद शामिल हुए। सोनिया गांधी ने धरना दे रहे दूसरे नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री M वेंकैया नायडू ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को राष्ट्र की पूंजी बताते हुए कहा कि विपक्ष को साथ लेकर चलने के लिए सरकार आगे आकर अतिरिक्त पहल करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की अव्यवहारिक मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती। वेंकैया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की सफलता से वास्तव में विचलित हो गई है, इसलिए वो देश की प्रगति को रोकने के लिए संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है। वेंकैया ने ललित मोदी प्रकरण और व्यापम मामले में सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। नायडू ने सुषमा स्वराज को राष्ट्र की बताया, जबकि भाजपा के शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को बेहतरीन काम करने वाला बताया। मध्य प्रदेश में हरदा के निकट पटरी पर अचानक बाढ़ का पानी आ जाने के कारण 2 ट्रेनें मुंबई से वाराणसी जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस और मुंबई जबलपुर जनता एक्सप्रेस माचक नदी को पार करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। इस ट्रेन हादसे में करीब 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 घायल हुए हैं। इस ट्रेन हादसे में करीब 300 लोगों को बचाया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष AK मित्तल ने कहा कि निकटवर्ती बांध में क्षमता से अधिक पानी हो जाने के कारण पटरी पर अचानक पानी आ गया और इसी कारण ट्रेनें पटरी से उतरी। मित्तल ने कहा कि रेलवे विभाग ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटना की जाँच करेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि माचक नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण रेल पटरियां बह गईं, जिससे 2 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। उन्होंने इस दुर्घटना में मरे लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे को दुखद बताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रदेशों में कांग्रेस का क्या कुछ बन रहा है, जमीन पर कांग्रेस के राजकाज या उसकी राजनीति कैसी चल रही है, यह राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सोच और कार्यशैली से जुड़ा हुआ सवाल भी है। राहुल गांधी की बातें जनता में तब बैठेगी जब उनके मुख्यमंत्री उनकी सोच के अनुसार कमाल करके दिखाएं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। केंद्र
सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अभियान बहुत जोर नहीं पकड़ रहा है। अगर स्पीकर ने कांग्रेस के 25 लोकसभा सांसदों को निलंबित नहीं किया होता तो कांग्रेस विपक्ष की राजनीति में भी अलग थलग पड़ रही थी। लेकिन सांसदों के निलंबन से कांग्रेस में जान लौटी और विपक्ष का समर्थन भी मिला। हालांकि ये समर्थन कितने समय तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता है, पर फौरी तौर पर कांग्रेस में जान लौट आई है। इससे पहले कांग्रेस कम से कम लोकसभा में कोई असर नहीं छोड़ पा रही थी और मीडिया में भी उसे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और 2 मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभियान चलाने में मुश्किल आ रही है। इसका कारण उसकी अपनी कमजोर कड़ी है। प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें उसके लिए कमजोर कड़ी साबित हो रही हैं। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं की पोल खोली है, उनके खिलाफ पुराने मामले निकाले हैं। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के खिलाफ करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला आया है। असम में कांग्रेस की सरकार पर अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर से रिश्वत लेकर ठेका देने के आरोप लगे हैं। केरल में वित्त मंत्री होटलों में बार का लाइसेंस देने के लिए रिश्वत की मांग के विवाद में उलझे हैं। तो गोवा की पिछली कांग्रेस सरकार पर भी रिश्वत लेकर अमेरिकी कंपनी को ठेका देने का आरोप लगा है। भाजपा के नेताओं की नजर कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों शीला दीक्षित और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है। इनके खिलाफ मामले दर्ज हो गए हैं या होने वाले हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत के निजी सहायक का एक वीडियो टेप जारी हुआ है जिसमें उनको बार लाइसेंस के लिए पैसे मांगते दिखाया गया है। इस आधार पर भाजपा ने उनका इस्तीफा मांगना शुरू किया है। तभी आज की तारीख में राहुल गांधी की नंबर 1 चिंता अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों की करनी है। कांग्रेस वैसे भी बहुत कम राज्यों में है। अगर वहाँ उनकी सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगा पाएंगे या नरेंद्र मोदी को नहीं घेर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान कांग्रेस शासित राज्यों में सुधार के लिए कोई ठोस प्रयास कर रहा है। हर राज्य में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। केरल और असम में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में नेताओं की आपसी लड़ाई चरम पर है। कांग्रेस आलाकमान ने किसी तरह से गुटबाजी खत्म करने की कोशिश की है। उधर कर्नाटक में सिद्धिरमैया को लेकर पुराने कांग्रेस नेता हमेशा आशंकित रहते हैं। वे इस बात से दुखी रहते हैं कि कुछ साल पहले ही बाहर से कांग्रेस में आए सिद्धिरमैया मुख्यमंत्री बन गए हैं। सो किसी बहाने उनको हटाने का अभियान चल रहा है। उनकी जगह दलित मुख्यमंत्री का दाव चला जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जी परमेश्वर तक दावेदार हैं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस शासित सभी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर कांग्रेस इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है और चुनाव हारती है तो 2019 की कांग्रेस की तैयारियों को बड़ा झटका लगेगा। तभी कांग्रेस में राज्यों की चिंता हो रही है। हालांकि राहुल गांधी अभी कांग्रेस शासित राज्यों के बजाय दूसरे राज्यों के दौरे कर रहे हैं। उनको सबसे पहले अपने शासन वाले राज्यों पर ध्यान देना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस शासित प्रदेशों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस दिल्ली में कितना ही शोर मचाए, प्रदेशों में उसके हाल ठीक नहीं है। भाजपा में न केवल केंद्रीय स्तर पर संगठन मजबूत करने की लगातार कवायद है, बल्कि पार्टी को चुनाव लड़ने की पुख्ता मशीन में बदलने पर भी फोकस है। जबकि कांग्रेस में कुल मिलाकर लकीर के फकीर वाली अप्रोच है, क्या नहीं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, दिल्ली में केंद्र की राजनीति में भाजपा ने कांग्रेस की प्रदेश सरकारों के हवाले राहुल गांधी सोनिया गांधी को जो आईना दिखाया है, उसकी क्या हाई कमान में कुछ चिंता होती हुई लगी है उससे? वैश जी, ये इश्यू तो इग्नोर नहीं कर सकते। ये दोनों, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है और 2017-2018 में चुनाव है, करप्शन इशू ऐसा है कि बीजेपी का करप्शन वर्सेस कांग्रेस का करप्शन, ये इशू दोनों पार्टी के अंदर बहस हो सकती है, लेकिन लोगों के अंदर वो जेल नहीं होता है। लोगों के अंदर वो क्लीन है कि मैं क्लीन हूँ, तेरी साड़ी सफेद मेरी साड़ी वगैरह, ये चलता नहीं है। तो जब आप दूसरों को आईना दिखा रहे तो आपको भी दिखाना पड़ेगा कि हमारी सरकार बहुत स्वच्छ है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। नहीं, इसमें एक बुनियादी मुद्दा केसरी जी ये नहीं कि राहुल गांधी तमाम किसान से लेकर आम आदमी से लेकर भूमि अधिग्रहण तमाम बातें करते हैं, लेकिन अपनी प्रदेश सरकारों के परफॉर्मेंस को, उनके राजकाज को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें, अपनी आइडिया को उस पर अमल करवाएं। ये इस पर कांग्रेस हाईकमान का फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस अभी बहुत कम स्टेटों में रह चुकी है, लेकिन बावजूद इसके
उनकी गवर्नेंस के ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए। वो ध्यान अभी कांग्रेस को 44 सीट्स लोकसभा में मिले हैं तो एजिटेशन पे ज्यादा है, गवर्नेंस पे नहीं है। आपको पता होगा कि केरला और असम में अगले साल चुनाव है, उसके बाद में 2 साल में 17-18 में उत्तराखंड और हिमाचल में चुनाव है। तो केरला में भी ये इशू था है और गवर्नेंस का इशू है और फिर एंटी इनकम्बेंसी है। सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी असम में है और वहाँ खुद कांग्रेस के लोग अंदर से मानते हैं कि हमको कुछ करेक्टिव स्टेप्स करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाए। असम में तो लोकसभा में भी बहुत उनकी बुरी हालत हो गई है। तो कांग्रेस के जो प्रबंधक है, जिसको हम मैनेजर करते हैं, उसके ऊपर जितना ध्यान होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अगर ये होता तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ये सीढ़ी हो या और कुछ हो नहीं आ सकता, नहीं आते। उस नाते एआईसीसी के अंदर पदाधिकारियों में यथास्थिति या वहां संगठन को चुस्त न होना ये जिम्मेवार कारण नहीं लगता। एक ऐसा है कि जब से कांग्रेस हारी है उसके बाद में एक स्पेकुलेशन का दौर शुरू हुआ कि एआईसीसी में रिशफल है, तो किसको पता नहीं कि हम कितने दिन तक वहां काम करना है। ये कुछ अनसर्टेनिटी थी। तो मतलब दिल्ली की अनिश्चितता का प्रदेश में कांग्रेस सरकारों पर भी असर है, असर होता है। लेकिन कांग्रेस का जो फोकस है, उनके जो प्रबंधक है, उनको लगता है कि आप एजिटेशन संसद में नहीं, एजिटेशन और ये कि दिल्ली में राहुल गांधी बनेंगे न बनेंगे या यहाँ रीसफल होगा, कांग्रेस का कुल मिलाकर ध्यान रहा है तो संगठन और केंद्र की राजनीति पर ही है। जब केंद्र की राजनीति पे संगठन में उन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं किए, जो भी किए हैं वो टेम्परेरी किए। अब जैसा नहीं, लेकिन आपके अनुसार खुद भी एआईसीसी में या कांग्रेस के नेता कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर इसको लेकर कोई इशू बनाते हैं, कोई चिंता है? ऐसा है कि व्यास जी, सिद्धरामैया ये कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कांग्रेस से वहाँ की उनको अपना कांग्रेस से नहीं मानते, क्योंकि उनकी पूरी जो ग्रूमिंग हुई है, पूरा उनका करियर है वो जनता परिवार में हुआ है। तो वहां तो जीत गए क्योंकि वहां बीजेपी कमजोर थी, वहां येदियुरप्पा का करप्शन था या जो भी है, लेकिन कर्नाटका उनके लिए आसान नहीं है, ये खुद मानते हैं। जबकि सबसे बड़ा और अहम राज्य है, हिसाब से दिग्विजय सिंह को वहां बहुत फोकस करना चाहिए, पूरा फोकस करना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने करप्शन जो है वो व्यापम के ऊपर फोकस किया है। वहां के हालात पे कर्नाटक में नहीं किया। जब कर्नाटका में चुनाव थे तब जहां तक मुझे याद है मधुसूदन मिस्त्री उसके इंचार्ज थे, तो उनके लिए अभी ये कर्नाटक को रिटेन करना है, केरला को रिटेन करना है, आसाम को रिटेन करना है और वो खुद मानते हैं। ये आपका अनुसार कांग्रेस में ये कतई चिंता नहीं है कि भाजपा इन्हीं 4-5 प्रदेशों में फोकस करके और कांग्रेस को हरा के 2019 से पहले कांग्रेस की हवा बिगाड़ेगी, ऐसी कोई चिंता नहीं है कांग्रेस में? नहीं, उनको पता है भाजपा वहां गेन करेगी, लेकिन हराएगी कि नहीं अभी तक वो असेसमेंट उनका नहीं है। लेकिन जैसा ममता बनर्जी का बंगाल है, वेस्ट बंगाल में उनको लगता है कि लेफ्ट वीक होने से बीजेपी को कुछ जगह यानी उसका अकाउंट शुरू हो जाएगा। कांग्रेस शासित प्रदेशों में एंटी इनकम्बेंसी को कैसे पार पाएगी कांग्रेस, इसको लेकर कोई चिंता नहीं? उनको लगता है कि सीटें कम हो जाएगी, लेकिन जहां सामने अपोजिशन तगड़ा नहीं है तो हम पोस्ट पोल अलायंस, प्री पोल मैनेजमेंट, इसके अंदर कुछ निकालेंगे। मतलब अभी भी एक तरफ दिल्ली के स्तर पर आंदोलन की राजनीति और प्रदेश के स्तर पर केवल मैनेजमेंट वाला ही मामला है। व्यास जी, कांग्रेस के नेता से अगर आप तो बात करते हैं, लेकिन आप और थोड़ा सा अंदर जाके देखिए तो उनका कहना है कि हमारे पास में मैनेजर है, लीडर नहीं है। ये स्टेट में भी संकट है। नहीं, ये सभी स्टेट में है, पूरे इंडिया में। और उनका पहला फंडा ऐसा था कि हमको क्या जरूरत नहीं है, पहले हाईकमांड के नाम से सोनिया गांधी हो, अभी राहुल गांधी, वो वोट दिला सकते, लेकिन वो वोट मिल नहीं रहा है। इसलिए जब यूपी में वो हारे तो उस समय जहां तक मुझे याद है दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारी स्टेट यूनिट वहां डिफंक्ट है, तो स्टेट यूनिट का फंडा ही नहीं है। उनके पास वोट मिलते हैं हाईकमांड के नाम से, रीजनल लीडर्स के नाम पे। अभी उनके पास है कि हम मैनेजर बहुत हुए, लीडर नहीं है। तो ये लीडरशिप का जो भी है प्रदेशोम में, लेकिन जहां सरकार है वहां पे भी संकट है। लेकिन जो भी है उनकी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप आप देखिए केरला में दिखाई देती है, टू सम एक्सटेंट आसाम में दिखाई देगी। इनके पास में दूसरे लीडर्स दूसरे स्टेट में इतने नहीं। देखिए, उस नाते प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आजादी, स्वायत्तता मिली हुई या नहीं मिली हुई? मजबूरी है। ये मजबूरी है, तो इसलिए फिर कंट्रोल भी नहीं है। फिर वहां जो होगा उसका कोई जवाब नहीं। वो चाहे अगर वो जीत गए तो चाहे क्रेडिट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दे देंगे, लेकिन वास्तविकता ये रहेगी कि उनके नाम पे वोट मिला है, लोकल लीडर्स के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे। जी केसरी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@
ट्विटर पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।